तो आपने देखा होगा सिविल कोड मैनुअल, ऐसे फौजदारी मैनुअल अलग है। इसी प्रकार का हमारा रेवेन्यू कोड मैनुअल बना जो ये गवर्न करता है, जैसे सीपीसी आपकी, पर वहाँ भी सिविल कोड मैनुअल अलग है। ऐसे ही फौजदारी का अलग है, तो न्यायालयों की प्रक्रिया को निर्धारित करती है। तो हमें महत्वपूर्ण है रेवेन्यू कोड मैनुअल को भी चेक करना। उसके अंदर सारे सेक्शनों का है, कैसे डिमार्केशन होगी, कैसे म्यूटेशन होगा, कौन से म्यूटेशन में क्या क्या देखा जाएगा। ये रेवेन्यू कोड मैनुअल भी आपको जरूर रखना है अपने पास अगर रेवेन्यू प्रैक्टिस है। उसी में पता लगेगा कि डीएम कैसे सुने नॉन जेडे को, रेवेन्यू कोड मैनुअल। अब बात एक छोटी सी रह जाएगी, मैं उसको बताता चलूँ कि आता है कि 25 साल बाद म्यूटेशन डाल दिया, 10 साल बाद डाल दिया, 5 साल बाद डाल दिया, क्या वो जायज है मिल जाएगा? बड़ा महत्वपूर्ण आपके दिमाग में है कि भाई मेरा म्यूटेशन मुझे तो क्लाइंट ही मेरा 2 साल बाद आया, 4 साल या 20 साल बाद आया, इसका क्या महत्व है? देखिए यही रेवेन्यू कोड मैनुअल आपको इसका हल देगा। क्या हल देगा? पहले तो जो म्यूटेशन होगा उसके अंदर प्रोक्लेमेशन जारी करना, सम्मन जारी करने का पूरा परिणाम दिया है रेवेन्यू कोड में। इसी के अंदर ये परिणाम दिया है, इसी के अंदर ये परिणाम दिया है कि हम कैसे इसको पालन करें। उसमें क्या है, उसमें 2 सेक्शन है, 235 236 ऐसे ही है। आप उसमें लिखा है कि भाई क्यों कास्ट का लाभ करना है। देखिए पहली बात, कानून क्या कहता है कि म्यूटेशन तो ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए। मुलायम सिंह सरकार की जब सरकार की तो यहाँ से जारी कर दिया, जिस दिन रजिस्ट्री होगी उसी दिन वहाँ चल जाएगा। पर आज तक म्यूटेशन हो रहा है, कोई पालन कर रहा है? आज भी रजिस्ट्री जाती है वहाँ, आपने इसको खतौनी नहीं लगाई, खतौनी है किसके पास? किसके पास है खतौनी? पटवारी के पास। वो खतौनी नहीं लगा रहा, आपसे कर सुन रहा है। तो ये सारी चीजें देखिए बहुत हमें इतना पिंच होता है। हमने भी वकालत करी है, हमने भी म्यूटेशन कराया है, पर उस समय ऐसा नहीं था। उस समय हर साल पटवारी 20 रुपये 50 रुपये लेता था, हर भी लगा देता था। आज 5-5 हजार 20-20 हजार मांगते हैं। तो ये देखिए कि उसमें अंदर लिखा है कि वो आपका म्यूटेशन किसी भी प्रकार इनलीगल नहीं है, केवल तावान कहते हैं जुर्माना कितना लगना, हाईएस्ट 25 रुपए। अब हमारी गवर्नमेंट पता क्या करने जा रही है, 25,000 कर दो। पैसा वसूल लेना पब्लिक से, आप जाते हैं रजिस्ट्री करना 25,000 से 50,000 कर दिया, हो गया ना? ऐसे ही हो जाना, इसका भी जल्दी होना है कि आपने अगर डिले करी तो 50,000 जुर्माना, 25,000 जुर्माना, जिसमें 25,000 हाईएस्ट पैमाना है। कोई वसूली नहीं हो सकती आपसे। आप रसीद कटवाओ 25,000 2500 से देंगे। तो पर अब यहाँ क्वेश्चन आया कि आप 20 साल तक सोए रहोगे तो आपके राइट कहाँ खत्म होते हैं? क्वेश्चन आपका ही क्वेश्चन है, मैं जवाब दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि मैंने हमारे सरदार जी ने मेरे नाम रजिस्ट्री कर दी, तो मैं सो गया है, मौके पर मैं रजिस्ट्री करके चले गया, बाहर चले गया, 12 साल 13 साल तक आया ही नहीं, सरदार जी का कब्जा है। अगर सरदार जी ने नो ऑब्जेक्शन कर दिया तब तो मेरा डिक्लेरेशन हो जाएगा। अगर सरदार जी खड़े होकर कहते हैं नहीं भाई तेरे अधिकार खत्म, मैं हूँ 12 साल से काफी, मेरे अधिकार बन गए, तो आपका डिक्लेरेशन नहीं होगा। समझिए मेरी बात। अब आपकी एक चीज हो कि सेल डीड के अंदर लिखा है आपका कि आपको हैंडओवर कर दिया गया, पोजीशन वास्तविक पोजीशन माना जाएगा। ये नहीं है कि आपने हल चलवा के वहां कब्जा दिया। उसके अंदर बहुत माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जो सेल डीड के अंदर कब्जा लिखा जाएगा वही वास्तविक कब्जा है। लाठी डंडे का कब्जा नहीं चलेगा। सरदार जी ने करा तो सरदार जी मुझे कह रहे कर दिया भागो, तो लाठी डंडे का कब्जा तो इनका हुआ ना, पर इन्हें 12 साल पूरे करने हैं। 10 साल बाद मैं आ गया तो मैं 10 साल बाद करना, 12 साल बाद मुझे सर अगर इन्होंने इकरार कर दिया तो 229 का दावा करेंगे। कमियां यही प्रॉब्लम आएगी, इसको ध्यान रखें। अब मैंने आपको बताया
जमींदारी विनाश अधिनियम के साथ साथ आपको नियमावली बनी हुई है, उधर एलआर एक्ट की नियमावली। देखिए यहाँ क्वेश्चन जो पैदा हो रहा है, थोड़ा सा मैं छोड़ता जा रहा हूँ, तो बहुत लंबा सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है? देहरादून के अंदर या पूरे उत्तराखंड में कहो, देहरादून की तो बात नहीं। आप देखोगे 92 से यहाँ पर बंदोबस्त चल रहा है, और बंदोबस्त में आपके नंबर कहीं का कुछ सब जो इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड को जानते हैं, पता लग रहा है कि प्रेमचंद शर्मा का तो यहाँ पर है कब्जा सड़क पर। मैं अपना ठीक हो कि मेरे नाम तो चढ़ी हुई है, जब मैं मौके पर जाता हूँ पता लगा 2 किलोमीटर दूर है आपका नंबर, तो आप यहाँ कैसे आ गए? इतनी बड़ी समस्या है। तो ये जो आया है यहाँ पर, पहली बात तो वो बंदोबस्त नहीं है। हमारी जो एलआर एक्ट की नियमावली है 1937-38 की बनी हुई है, वो है बंदोबस्त की नियमावली। बंदोबस्त एक अलग है, सेटलमेंट कहते हैं, वो सेटलमेंट उसके अंदर तो रिकार्डों की रिकॉर्ड, क्योंकि उस समय क्या था, मैंने क्या कहा, उस समय हम मालिकाना अधिकार थे हमारे, तो वो सेटलमेंट से ही खत्म होते हैं। मैंने और मैडम ने एक सेटलमेंट कर लिया कि नहीं हमारा नाम ऐसा है, इसमें मेरा नाम भी चढ़ा लिया जाए, इस तरह चढ़ा लिया, तो ये सेटलमेंट है। तो बंदोबस्त के अंदर नया सारा अधिकार बनता है, सब कुछ बनता है। यहाँ अभिलेख प्रक्रिया है जो 1990-92 से चल रही है यहाँ, उसके अंदर क्या है, वो बंदोबस्त है। बंदोबस्त ये अभिलेख प्रक्रिया क्या है कि जो रिकॉर्ड पुराने हो गए हैं, इसमें जो थोड़ी बहुत त्रुटियां आ गई हैं या थोड़ी बहुत परेशानियां आ गई है, तो दूर करना है। अरबोपति हो गए हमारे, वो पटवारी सर्वे कानून को अरबोपति क्या कामों का बदलेंगे, तो उसकी नियमावली 1978 है। तो मैंने क्या बताया, एक तो 37-38 की नियमावली है, वो तो है बंदोबस्त की, और दूसरी नियमावली आपकी है 75 की, ये है रेवेन्यू एलआर एक्ट की, और झेडे की नियमावली जो है 1952 की है। तो जितने भी आपने, जैसे आपने 143 कराना है, बंटवारा कराना है, जो भी कराना है, उसका जो नियम है वो आपको मिलेगा 1952 के एक्ट में। आप झेडे एक्ट को साथ साथ आपने नियमावली जरूर देखी, नियमावली में प्रक्रिया है। जैसे आप सिविल में जाते हो, सिविल में नियमावली अलग है, एक्ट अलग प्रदान करता है, नियमावली अलग। तो ये हो गया आपका। अब तीसरी चीज आई, अब झंडे कितनी तरह के हैं? 2 तरह के तो मैंने बता दी, तो आपको पता लग गए। एक मैंने 1956 का बताया ना, जो बताया मैंने नॉन जगह झंडे, मैंने बता दिया आपको। अब 2 झंडे हो रहे हैं जो आप लोगों के ज्ञान में होना चाहिए। एक झंडे है पूजा, उसे कहते हैं कुमायूं गढ़वाल। कुमायूं गढ़वाल ये है 69 का, वो सिर्फ आपका गढ़वाल के अंदर और कुमायूं के अंदर लागू होता है। बहुत सारे परिधान हैं जिसमें कुछ परिधान जो है झंडे के एप्लीकेबल नहीं है, बाकी वहाँ ज्यादातर है। तो एक्ट ही नया, ऐसा ही एक एक्ट जोनसान बाबर एक्ट है, ये भी जमींदारी विनाश अधिनियम, पर वहाँ प्रथाएं कभी प्रेरित करेगी। प्रथा पहले जोनसान बाबर में दस्तूर अमल राजू, ये संकलन है, इसका संकलन है प्रथाओं का, कि जब जो जमीन सरकार से मिलेगी, नो तोड़ मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो ये 2 है। पर ये और तीसरा मैंने बताया जो तो कितने 4 बता दिए ना मैंने, 4 तरह के तो झंडे हो गए। अब इस चीज तो अलग अलग है, थोड़ा फर्क है हर एक के अंदर। एक क्वेश्चन आता है, जब झंडे एप्लीकेबल हो गया, पहले तो जमींदारों को राइट था, किसानों को दे देते थे, पट्टे को दे देते, दमामी पट्टा, पुराना पट्टा, गिरना पट्टा, उसके राइट झंडे में मिले हुए हैं। अब गवर्नमेंट मालिक बन गई, झंडे एप्लीकेबल होने से गवर्नमेंट बन गई। गवर्नमेंट ने उसमें आपकी नगर पंचायतों को देखिए, क्वेश्चन आ गया नगर पंचायत, पहले बोला था जब 7 जुलाई 1949 को, पर ऐसी जगह है जहाँ बाद में नगर पर आ गया, तो आज भी वहाँ पर भी झंडे एप्लीकेबल है। तो स्थानीय निकाय है, नगर निगम वगैरह, और आपका इनको राइट दे दिया, मैनेजमेंट है इनको, गवर्नमेंट मालिक, नगर निगम, आपका ग्राम सभा वगैरह की हो।
दुपट्टा कट्टे में देना, ये देना, कुछ सारी नियमावली है तो आपको ग्राम सभा मेंबर वगैरह सब है, सब नियम दिए हैं, वो भी आपको होना चाहिए पता। अब 117 सेक्शन आता है कहने के अंदर, जो आपको बताएगा कि कौन सी जमीन ग्राम सभा को या स्थानीय निकाय को। शब्द अभी आ रहा था कि आबादी साइड, मैंने कहा था ना खेती में जाओ तो मैंने एक मकान बनाया, मेरे आगे आंगन है, पशु बांधने की जगह है, ट्रैक्टर रखने की या हल बैल बांधने की जगह है, खलिहान है, तो वो आबादी ही माना जाएगा, उसको कहते हैं आबादी साइड। तो आबादी साइड भी बेस्ट नहीं होती, वो भी मानी थी। नो सेक्शन 9 एक ऐसा सेक्शन है जो ये बताता है आपको कि आपकी अगर जमींदारा खात्मा होने से पहले मकान बनाया, कुछ बनाया, तो आप उसके मालिक हैं, तो सेक्शन 9 है। इसी का सेक्शन का एक नया रूप आया है 123। 123 क्या कहता है कि आपको नियमितीकरण, आपने किसी की जमीन पर भी मकान बना रखा है 10-12 साल से, तो आप मालिक बन जाओगे। तो ये सब सेक्शन पढ़ोगे तो आपको आएगा, जैसे बहुत लार्ज है उसको पढ़ना है। इसके अंदर नियमावली जो आपकी जमीन बेचने वाली जो आई थी, मैंने कहा लगान के बकाया के लिए, उसकी नियमावली अलग बनी है, वो नॉन जैडे से अलग है। नॉन जैडे में तो ये वाला 1 लाख हुआ है, जैडे के अंदर नियम सारे नियम बने, तो ये सब है। अब आपके पास आता है, जब हम ये देखते हैं 2 एक्ट हो रहे थे ग्रामीण, क्योंकि तो आपकी नॉलेज होना चाहिए जब आप देखो ग्रामीण सीलिंग, क्योंकि हमारा 154 अमेंड कर दिया उन्होंने, 12.5 एकड़ से ज्यादा आप जमीन नहीं मिला। और दूसरा क्या आया, पहले क्या था, एक सेक्शन था 154 ए, क्या था सेक्शन 154 की कोई और नागरिक जो इंडिया का नागरिक नहीं है वो यहाँ जमीन नहीं। हमारे सदस्यों 1995 में मैं ही सरकारी वकील था, तो ये क्वेश्चन मेरे सामने होता, बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए बता रहा हूँ कि जो नागरिक नहीं है वो जमीन नहीं खरीद सकता। हमारे सामने मुकदमे आए गवर्नमेंट की तरफ से, जितनी संस्थाएं थी इन्होंने जमीनें खरीद ली। हमने कहा भाई तो नागरिक तो है नहीं, जमीन कैसे खरीद रहे। मोस्टली मामला उठा था पीओ की जमीन की, शुरुआत यहाँ तो हुई थी। अब क्या हुआ कि जब ये आया तो एक 11 जजों की बेंच बैठी थी, किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। 69 की रूलिंग है, वो ALA में मिलेगी आपको। 69 जजों की रूलिंग है, उसमें नागरिकता की डेफिनेशन है। तो उन्होंने कहा नागरिकता कौन होगी, सारे क्या उसमें क्या रिक्वेस्ट हुई कि जितनी संस्थाएं हैं उन्हें अगर हम जुडिशियल पर्सन है हमको वोटिंग राइट दो, हम भी तो नागरिक जुडिशियल पर्सन हो गए तो हमें भी तो राइट है, तो हमको वोटिंग राइट मिलना चाहिए, हम भी तो नागरिक। क्वेश्चन हुआ तो 9 जजों ने तो पॉजिटिव जजमेंट दिया, नहीं नागरिकता जो है वो पर्सनैलिटी है, इसकी पर्सनैलिटी जीवित आदमी मरे हुए की, जो जुडिशियल पर्सन है उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, वो जीवित नहीं है। तो उन्होंने कहा 9 जजों ने कहा कि जो नागरिक है वो जीवित आदमी को ही मिलेगा। 2 जजों ने उस पर टिकट करा, 9 जजों का तो है 11 जजों की बेंच। ये रूलिंग हमारे हाथ में गई, हमने इस रूलिंग को लगा के उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया है, ओपिनियन देंगे जितनी संस्थाएं हैं, जितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, सबकी जमीन बेस्ट करो क्योंकि नागरिक नहीं है। ये रूलिंग है हमारे सदस्यों, ये मेरी एक वो है देन है, मेरी प्राप्ति है, उपलब्धि कह लो से। 2000 वहाँ नरेंद्र तिवारी जी की सरकार कैबिनेट बैठी, कैबिनेट में लॉ अधिकारी जो होता है LRI, वो विधि परामर्शी, वो मेरा आदमी जानता था मुझे। तो वहाँ मीटिंग बैठ गई तो उसने वो सारी मेरी ओपिनियन और उसने साथ वो रूलिंग लगा के ओपिनियन दे दी। सबसे पहले नरेंद्र तिवारी बैठ के कहा कि कौन संघ की वकील है सरकारी, ये भी पाली, सबने कहा बेकार है, ये कैसे हो जाएगा, कैसे कर देंगे। तो जो यार था उसने कहा ठीक है वो संघी हो सकता है, कुछ हो सकता है, इसके साथ
11 जजों की एक रूलिंग लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट की, उसको पढ़ लो, फिर कहो सही है गलत। पढ़ा गया, पढ़ा हो गया तो पसीने छूट गए। बोले तुम नागरिक हो ही नहीं, अगर तुम नागरिक नहीं हो तो 154 है, तुम्हें जमीन कैसे खरीद लो, कैसे खरीद लो? सारी बहस करो। तुम्हारी कह मैं तो हाथ जोड़ जोड़ के ला रहा हूँ, फैक्ट्री लगवा रहा हूँ, ये क्या कर दिया तुमने, इसका हल निकाल लो। इसका हल निकला 154 एक अमेंड हुआ है आपके प्रेमचंद शर्मा के कर्म से, और यहाँ क्या लिखा गया, नागरिकता शब्द हटा दिया गया, नेशनलिटी शब्द जोड़ दिया गया। जिसकी नेशनलिटी नहीं है उसे परमिशन लेनी है, जिसकी नेशनलिटी है। आप संस्था में आ रहे हैं, आप हमारी बार एसोसिएशन संस्था है, इसको ये नेशनलिटी है, इसको जमीन खरीदने बेचने में कोई अनुमति नहीं है। हाँ, नागरिक शब्द हटा दिया गया, जिससे सारी जमीनें व्यस्त हो गई। तो ये जब हम इसको बारीकी से पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें हमको प्राप्त होती है। तो ये भी हो गया। अब आया आपका तो दूसरा सब्जेक्ट है रेवेन्यू के सब्जेक्ट। तो मैंने आपको थोड़ा बताया, ये विस्तार नहीं है, मैं होगा कभी और किसी दिन बैठेंगे आपको बताएंगे, वो बताएंगे जो आपकी प्रश्नावली होगी। मैं उन आदमियों को बहुत महत्व दूंगा जो प्रश्नावली बना के लाए, मुझे सिर्फ जवाब देना हो, क्योंकि मैं भी समझूं कि आप कितना पढ़ के आए, आप मेरी योग्यता पर कितना क्वेश्चन उठा रहे हैं। देखिए हमारे गुरु जी का एक ही सब्जेक्ट जो नाम किया तो मैंने आदर से याद करा, कारण मुझको डीजीसी रेवेन्यू के साथ साथ डीजीसी सीवी का चार्ज देती हूँ। रातों रात 12 बजे, यकीन मानोगे 12 बजे रात को हमारे एसएम जैन थे, उनको हटा दिया, कोई शिकायतें हुई भी क्या हुआ। 12 बजे रात को मुझे हैंड ओवर हो गया चार्ज भारत सरकार के गाइडलाइंस। अब मैंने कहा सोए यार, मैं नेचुरल मैं अगर मेरा रेवेन्यू का वकील में सीवी में क्या करूँगा, वहाँ मुझे कौन पूछेगा। देखिए मेरे गुरु का एक शब्द तो आपको भी याद रखना है। मैंने चौधरी साहब को कहा, मैंने चौधरी साहब मैं नहीं करता तो इस्तीफा दे दूंगा। बताओ मुझे क्या समझ एक वकील अगर ये साबित कर देता है, ये दिखा देता है कि मैं काबिल नहीं हूँ, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, तो वकालत नहीं कर सकता। आप करिए बदल क्या है, अरे मैं पीछे खड़ा हूँ, जो आएगी समस्या देख लूंगा। आपको ये कहने का हक नहीं है कि आप सिविल में वकालत नहीं कर सकते। वही शिक्षा आज तक मेरे जहन में है। मैं जूनियर से भी शिक्षा लेता हूँ, सीनियर से भी शिक्षा लेता हूँ। मुझे क्रिमिनल का चार्ज मिल गया, वकालत मैं चाह था उनसे काम कराता था, आ गया भारत ऊपर से सरकार का नहीं इस बेल को तो डीजीसी लड़ेगा। अरे बाबा अंतरराष्ट्रीय डीजीसी करा पढ़ा, वही 2 साल की याद आई, नहीं ये कितने पहले पढ़ा तो ये देखिए, ये आपको कभी भी महसूस नहीं होने देना कि आप इसको नहीं कर सकते। ये सब आपने करना है। अब इसके अंदर 2 चीज आई है, सीलिंग आ गया, सीलिंग की जो 12.5 एकड़ वाली है, सीलिंग के भी एक 60 का एक्ट है, 70 का एक्ट है। ज्यादातर तो ये निमट गए सीलिंग वाले। अर्बन सीलिंग जो है वो निमट गया, 1996 तक था, 76 से 96 तक, 96 के बाद अर्बन सीलिंग समाप्त है। तो पर रूरल सीलिंग आज भी लागू है। तीसरा एक्ट कौन सा हमारा, चकबंदी। चकबंदी वो पूरी तरह जगह को भी एप्लीकेबल है, सब पर है, जो भी जमीन आती है, पर नॉन एग्रीकल्चर जमीन पे सीलिंग चकबंदी लागू नहीं होती। इस पर होती जो आबादी है वो जिस पर बाग है वो एग्जैक्ट हो जाती है, पर चकबंदी वाली कानून हमारा है तो चकबंदी को देखिए। अब आ गया आपके सामने एक आ गया उत्तर प्रदेश भूदान के, इसको मैं ज्यादा महत्व नहीं दूंगा क्योंकि ये भी पुराना हो गया, काफी हो गया। जिनको मिलनी थी जमीनें भूदान में मिल गई, भूदान में लोगों ने हजारों एकड़ जमीनें भूदान को दे दी, वो सारी आवंटन हुई है बाद में। पर कानून तो है, उसका भी हमें ध्यान रखना है कि बहुत सारे आवंटन आते हैं जो भूदान में अंदर काम आएगा। अब आया नजूल में, सामान्य शब्दों में जैसे नॉन जैसे बता दिया। अब नजूल 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 क्या है, नजूल शब्द है, नजूल का शब्द है।
नजूल जो है उर्दू का शब्द है। क्या जमीन क्या जमीन है जो नजूल है? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा ना सबसे पहले, क्या है नजूल? देखिए मोटी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, बड़ा महत्वपूर्ण है समझ लें। एक सरकार जब दूसरी सरकार पर युद्ध करके जीत लेती है, क्या कहा मैंने? एक सरकार ने जब दूसरी सरकार पर आक्रमण करा और उसे जीत लिया, जितना एरिया जीत लिया है वो उस राज्य सरकार का हो गया ना, जीतने वाली का। वो राज्य सरकार की संपत्ति है, उसको और कुछ नहीं है। तो पहली बात तो मैंने एक सरकार ने जब दूसरी सरकार पर कोई हमला किया, आपके देखो देहरादून की बता दूं मैं, पलटन बाजार, राजपुर, नजूल, बहुत सारे जिले यहाँ पर पलटन बाजार नाम ही पलटन बाजार है। पलटन बैठती थी, चौकी होती थी, उन्होंने यहाँ से अंग्रेजों को बढ़ाया या गोरखों को बढ़ाया, वो जमीनें मिल गई। तो यह सरकार की जमीन, सरकार की जमीन यही है कि नहीं है? सरकार की जमीन और भी केसरे हिंद, आपने कभी पुराना रिकॉर्ड देखा होगा जाके, उसमें लिखा होगा केसरे हिंद, और लिखा होगा कहीं दूसरा शब्द भी है जो प्रबंधन, राज्य सरकार प्रबंधन, PWD। ये जमीनें जो है जो राज्य सरकार के प्रबंध में है। कैसी प्रबंध में? ये नहीं है कि मकान वगैरह हो, बहुत सारी करोड़ों एकड़ जमीन है, उसमें एग्रीकल्चर लैंड भी है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड भी है। तो इस जमीन को जो प्रबंध करने की बात आई, तो इसके लिए कोई कानून नहीं है आपके पास। मैं बता दूं, नजूल जो है मैनुअल आपका, ये नजूल मैनुअल आप ले लें, इसके अंदर कोई धारा धुरा नहीं है, ये आप ध्यान रखें। नजूल क्या है कि उस जमीन के प्रबंध को समय समय पर जो शासन की नीतियां बनी उसको ही नियमावली, नजूल मैनुअल कह लो, नियमावली कह लो, वो सारे नियम समय समय पर आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अपनी उस संपत्ति को जो राज्य सरकार की ही है, मैंने क्या कहा, वो सरकार पहले शुरू में हो सकती है जो राजा की हो सकती है, जो राजा ने मुकदमा वो युद्ध लड़के जीता है, वो भी नजूल है। तो इस तरह की हर एक जगह पर नजूल है, लाखों एकड़, उसके अंदर एग्रीकल्चर भी है, नॉन एग्रीकल्चर भी है। अब इसका प्रबंध जो है, अब इसका प्रबंध होना है, कैसे करा जाए? तो इसका प्रबंध जो है, सुना होगा आपने, क्या सुना होगा? गवर्नमेंट ग्रांट। अब गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत ही सारा कुछ होता है, नीतियां बनती हैं, समय समय पर नीतियां बनती है। गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट भी अभी 2 साल पहले हमारे उत्तराखंड सरकार ने बदला है, उनका आपको बताऊंगा, क्योंकि जब आपने नजूल भी रख दिया इसमें, तो नजूल को सुन लें। तो नजूल के अंदर क्या हुआ, नीतियां 2-2 साल बाद, 3-3 साल बाद शासन, अब पहले उत्तर प्रदेश मैनुअल से उत्तर प्रदेश का ही है, अब हमारे उत्तराखंड वाले इसमें जाके तो प्रबंध मिल रहा है। इसका प्रबंध कभी नगर पालिका में चल जाता है, कभी राज्य सरकार में चल जाता है, कभी प्राधिकरण में चल जाता है, ये गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट इसका प्रबंध किसी को। अब इसका आवंटन करने की प्रक्रिया जो है वो नजूल नीति कहलाती है। उसमें क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट 3 सेक्शन का ही हमारा सिर्फ काम है, 3 सेक्शन है, 2 सेक्शन तो एक तो प्रेम्बल है, दूसरा उसकी स्थापना है, तीसरा सेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है, समझ लें क्या है नजूल का ग्रांट। उसके अंदर देखिए 30 धाराओं का सेक्शन है। तीसरी धारा क्या कहती है कि जो ग्रांट कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं वो दिया आपने, मैंने किसी को प्रदान कर दिया, अनुदान, अनुदान कहते में कह रहा है अनुदान है। तो अनुदान जो है ग्रांट के अंदर आता है। तो तीसरी धारा क्या है, वो कहते हैं कि जो ग्रांट, जो पट्टा मिले, जो लीज, जो भी
चीज उसमें लिख दी गई वही कानून है और कोई कानून उसे बदल नहीं सकता। जो ग्रांट के अंदर शर्त लिख दी गई, कानून लिख दिया गया कि उसका क्या होगा, पट्टा कौन करेगा, कहाँ उसकी आपत्ति होगी, कौन करेगा, कब खारिज होगा, कितने समय के लिए दिया गया, उसे लेके यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक उस ग्रांट की धारा 3 को कैंसिल नहीं कर सकते। ये है ग्रांट। तो ग्रांट अभी हमारे सामने एक नोट कर लें आप, उन्नीस सौ सतासी में एक बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने क्या कहा, समय समय पर इसको नीतियां बनती रही, सब कुछ 87 में एक विस्तार से उसकी बनी। उसकी अगर मैं आपको बताऊं कि कितना उन्होंने एक नीति बनाई, कितनी प्रॉपर्टियों को छोड़कर एक नीति बनाई, तो आप सब समझ जाएंगे उसमें क्या होता है। सरकारी संपत्ति के प्रबंध संबंधित नियमावली, कितनी प्रॉपर्टियां हैं जरा ये देख लें। ये इसका एक्ट का है 9/10/87। मैंने ये भी नीति है, कानून कह लो इसको, किसी कह पहला क्या है इसमें, देश की स्वतंत्रता के समय राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमियां, इसमें भूमि व्यवस्था आयुक्त के प्रबंधाधीन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राज्य के स्थान की भूमि, ग्रामीण नजूल भूमि, जिलाधिकारी अथवा स्थानीय निकायों के प्रबंधाधीन नगरीय भूमि, वन अथवा अन्य विभागों के प्रबंधाधीन भूमि, पर्वतीय क्षेत्र में सिविल और स्वयं भूमि शामिल हो सकती है। पहला कहने के लिए थोड़ा लाज कर दिया कोई स्वतंत्रता के समय में। जमींदारी विनाश अधिनियम के प्रसारण में फलस्वरूप राज्य सरकार निहित भूमि अधिकांश दशाओं में ऐसी भूमियां गांव सभा तथा स्थानीय निकायों के प्रबंध में परिवहन हेतु निहित की जा सकती है। उत्तर प्रदेश अधिकतम जॉब सेवा आरोपण अधिनियम 1960 के अंतर्गत राज्य सरकार ने निहित भूमि बिना उत्तराधिकारी के छोड़े मालिक की मृत्यु की दशा में राज्य सरकार ने निहित भूमि अभ्यर्थी के संबंधित किसी विधि के अधीन सरकार द्वारा अध्यापित भूमि से संबंधित किसी विधि के अधीन सरकार द्वारा अध्यापित किसी विशिष्ट विधि के अधीन सरकार के स्वामित्व में अथवा प्रवर्तन में आई भूमि। तो ये डेफिनेशन आपको मिल गई नजूल की। कितनी डेफिनेशन लाज कर दी उन्होंने। ये नियमावली में 87 से बनी हुई है, आज तक तो अमेंड हुई है। क्या हुआ कि अब नजूल, मैंने अभी आपको बताया, नजूल एक्ट जो है इसके अंदर, ये नजूल एक्ट तो बहुत पुराना है, उसमें 23 के अंदर हमारी सरकार ने 2 अमेंडमेंट किया और वो पूरे उत्तराखंड के लिए लागू किया। जो आप सबको कहेंगे नजूल अमेंड हो गया, अमेंड हो गया, उस पर ना जाए। क्या हुआ, आपके नैनीताल जिले में उधमसिंह के आसपास बांग्लादेश, पंजाब से आए हुए लोग जो बसे, उनको इस ग्रांटों के अंदर पूरे अधिकार नहीं मिले। तो गवर्नमेंट ने उसको अधिकार देने के लिए इसमें 2 सेक्शन जोड़े। एक सेक्शन में जो है हिंदी में आपको बता देता हूँ, ये है आपकी अधिसूचना जो है 25 अप्रैल 2023 बजट है वगैरह, इससे नोटिफिकेशन हुआ है कि नजूल जो ग्रांट अधिनियम है उसके अंदर अमेंड करा है। इसके अंदर क्या करा है, दिया है तो ऐसे पट्टेदारों को विधि मान्य पट्टेदार समझा जाएगा। लेकिन उसमें कुछ कमियां होंगी ना, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, उस कमियों को दूर करा। अर्थात ऐसे पट्टेदारों के पट्टे विधि रूप से मान्य होंगे जिन्हें मूल अधिनियम की धारा 3 के अधीन, थोड़ी देर ज्यादा धारा 3 बताया, जनपद उधमसिंह नगर के सीमा उत्तर पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में बांग्लादेश, वर्ष 1971 से पूर्व भारत आय शरणार्थी और जिन्हें वर्ष 1980 से पूर्व भारत आय शरणार्थी भारत सरकार की पुनर्वास योजना के अंतर्गत
तत्कालीन जिला नैनीताल वर्तमान में जिला उधमसिंह नगर की भौगोली सीमा के अंतर्गत इसी हेतु जिला पुनर्वास कार्यालय बरेली और जिला पुनर्वास कार्यालय रुद्रपुर पूर्ववर्ती जिला नैनीताल वर्तमान जिला उधमसिंह नगर द्वारा भूमि पट्टे पर आवंटित की गई एवं राज्य सरकार द्वारा विहित शर्तों का अनुपालन करने वाले व्यक्ति ऐसे पट्टेदारों को विधि मान्य पट्टेदार समझा जाएगा। तो उसमें कुछ कमियां आ रही थी, उनको नए राइट मिल रहे थे, उनके राइट को प्रमोट करने के लिए इसमें ग्रांट एक्ट में हमने करा गया है। कोई भी धारा गवर्नमेंट को भी अमेंड करना पड़ा, उनको जो उधमसिंह नगर के लोग हैं वो भी जो कोई भी पाकिस्तान से आए तो उनको लाभ पहुँचाने के लिए हुआ। तो इस तरह मैंने नजूल आपको बता दिया क्या है नजूल। मैंने उसकी डेफिनेशन 1987 का डेफिनेशन आया, उसका फिर आप अगर देखेंगे आपको किसी की जरूरत होगी तो देखूंगा, क्योंकि आपको मेरे पास एक हाथ काफी है। जिसको भी जब भी जरूरत हो, किसी कानून की जरूरत हो, मैं प्लाज्मा आ रहे हैं मेरी आदमी किताबें बोलती है, मैं साफ बताऊँ, इसलिए मुझे भी डर लगता है कि कोई ले जाएगा तो देगा, वो अच्छा नहीं है। आप लोग भी अलग तो समझ ये बता दो तो हिसाब ही नहीं है मैं करूँ। अब रह गए वन विभाग, वन संरक्षण अधिनियम। अब वन देखिए ये टैक्स से जुड़ा हुआ है, इसके लिए भी एक अलग से काम रखना ज़्यादा जरूरी है। वैसे मैं आपको बता दूं धारा 4 की प्रक्रिया चालू होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया 1971 में जो गवर्नमेंट में आई थी ना, तो उसकी सुरक्षा के लिए दे दी, उसका लंबे समय तक चलता रहा। सेक्शन 4, 5, 6, 20 आज तक नहीं हुआ। 20 क्या होता है? रिजर्व फॉरेस्ट। अब सुनते होंगे ये क्या है? आरक्षित वन। जो आरक्षित वन किसी जमीन का हो जाए, आप एक महत्वपूर्ण धारा है 20। आरक्षित वन के अंदर अगर कोई मुकदमा में आप अपीयर हुए नहीं हुए, आपने उसका कंटेस्ट करा नहीं करा, जो भी आपके अधिकार थे वो धारा 20 के अंदर समाप्त हो जाते हैं। वो उसके बाद एकमात्र उसके मालिक वन विभाग कह लो या राज्य सरकार कह लो, तो हमारे अधिकार उसमें खत्म होते हैं। हमारी भूमि दरी खत्म हो जाएगी, लोन जाके होगा तो वो भी खत्म हो जाएगी, जमी जा रहा है खत्म हो जाएगा। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है ये धारा, जिसका वर्णन मैंने कहा। अब हमारे सदस्य मैंने अपनी तरफ से बहुत सूक्ष्म बात करी, बहुत सूक्ष्म, ये इतना इतने बड़े इतना है। तो आज भी जो भी इसके बारे में आप पूछना चाहते हो तो मैं बैठ के आपका जवाब दूंगा। इतने जन के खड़े होने की एक सेशन 98 हो गया, खुल के करें, कोई डर नहीं है। आज समाज के सामने आपकी ग्रुप की हैसियत से खड़ा है तो आप पूछ सकते हैं। अब ये मत समझो कि प्रेमचंद शर्मा यहाँ जब हाउस होता है तो उसकी मेरी दूसरी काम, यहाँ मैं आपको जो मैंने 55 साल की वकालत के अंदर प्राप्त किया है उसको लुटाने आया हूँ, देने नहीं आया हूँ, लुटाने आया हूँ कि आप ले लो, भविष्य में आपके काम आए। हाँ, आज जो भी आप समझे हैं, जो आपको नहीं समझ आया, जिसमें आपको क्वेश्चन है, तो एक एक करके खड़े हो गए सर। एक भी और सेकंड सेशन होगा पानी दो सर, ताली दो यानी आपके अगर इस विषय पे कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, सर उसका रिप्लाई करेंगे। अगर आपको लगता है आपको कोई क्वेश्चन आपने पूछा है या कोई आपको अभी डाउट है, एक ये जो अभी नोटिफिकेशन सर ने दिया है 14 जुलाई 2026 का 143 से रिलेटेड, वो सर्कुलेट कर दिया जाएगा ग्रुप में, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आगे डाल दो इससे, मैं कर दूंगा आप मैं ग्रुप में करूंगा। हाँ जी, आप
तो सिर्फ वीडियो बनाओ, किसी के कोई क्वेश्चन वीडियो है बना तो के पूछ सकते हैं, इसके बाद थोड़ा फोन दो सा- सर अपना स्कैन करके डाल देते मेरा ग्रुप में डलवा इधर ग्रुप में डाल अभी आपने बताया 14 क्या है? मेरा सभी से निवेदन है, मैं 10 मिनट और ये अभी कार्यक्रम रविंदर जी ने मेरे से बात पूछा, बहुत अच्छा लगा। 143 का ही है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, 2011 जब से मैंने वकालत शुरू करी है, जब से सरकारी वकील बना हूँ, मेरा ये मत था, पहले समझ लें, मेरा ये मत था कि धारा 143 लाने के बाद भी ZK के प्रतिबंध आप पर लागू रहेंगे। तो मैंने कभी, क्योंकि होता है यार, लोग पता नहीं किस जगह नाश हो जाएगा, तो मैंने उसको छुपा के रखा। क्या छुपा के रखा कि मैंने उसको कहीं एप्लीकेबल नहीं लिखा, पर मेरा मन था। 2011 RD है, सुमन चौहान बना भारत सरकार के मुकदमे के अंदर ये RD आई है कि अगर आपने 143 का करा भी लिया है तो ZK के सारे प्रावधान आप पे लागू है, क्योंकि उसमें लिखा है, जब भी 154 पढ़ोगे 157 एनी लैंड शब्द का प्रयोग किया गया है, कोई भूमि, यही लिखा कृषि भूमि। तो पहली बात तो आप समझ लें कि कृषि भूमि नहीं लिखा कि कृषि भूमि नहीं रहेगी। एनी लैंड का मतलब क्या हुआ है, बदलिए है। अब आपने पूछा, मैंने क्या बताया आपको, बताया कि ये शर्तें जो आप कह रहे हैं, ये जो शर्तें आरोपी करनी शुरू कर दी हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसको गलत बताया, ये सारा पैसा खाने का धंधा है। अब जो आया है उन्होंने भी इसे क्लियर कराया कि ऐसा ऐसा करो, हाँ शर्तें ना लगाओ, शर्तें लगाने हैं तो पूरा सफाई करो, शर्तें जहाँ तक हो ना लगाओ, ये आया है जो आप कह रहे हैं कि शर्तें। तो पर मैंने क्या कहा, एक्ट क्या कहता है, एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है 2020 में, वो एक्ट में अमेंडमेंट है, ना कि शासनादेशों से। वो एक्ट खत्म, शासनादेशों से भी एक्ट खत्म होगा। एक्ट किससे खत्म होगा, अमेंडमेंट आएगा तभी। अब लोगों ने तो जर्नल लिख दिया, पुराना देखा ही नहीं कि 2020 में कुछ ये भी आ गया कि जो नगर क्षेत्र है, जो महायोजना के तहत है, उसमें 145 कराने की जरूरत ही नहीं है। हमारी तो SDMO की दुकानें बंद हो रही है और महाराज से कानून बन गया। अब आपको के पास है नहीं नोटिफिकेशन, है ही नहीं। क्यों नहीं है? पहले क्या होता था, मैं आपको बताऊं, जब हम आए यहाँ पर देहरादून में प्रैक्टिस में आए, तो चौधरी नैन सिंह PGC रेवेन्यू थे, उस समय 250 रुपए फीस थी सिर्फ, और सारे गजट, पूरे उत्तर प्रदेश के गजट, सारे डिपार्टमेंटों के गजट आते थे, वो लाइब्रेरी में यहाँ देते थे। तो 250 रुपए, अब वो कम से कम मुझे लिखा 70-70 हजार रुपए कौन दे देगा? तो इसलिए जो है आज मुझे मिला, रात ही मेरे पास आया, कहीं से भी आया हो, मैंने आज ही सबको बता दिया। तो क्या है, पढ़ लो भाई इसको। मैंने भी दो से भी थोड़ा नहीं पढ़ा, जितना पढ़ा है उसमें आपकी शर्तों को उन्होंने कहा नहीं लगा, ठीक है। भाई हाई कोर्ट ने भी तो यही कहा है कि शर्तें लगाना उचित नहीं है। मैंने तो 2011 का हाई कोर्ट का जजमेंट बताया। कतौली में चला है, ऑर्डर पर पड़ेगा तो ये ऑर्डर में चलाया जा रहा है हाई कोर्ट का ऑर्डर। वैसे यार श्रीमत आदि 128 है, भूल नियमावली का धारा 128, नियम 128 पढ़ दो। अगर 143 हुआ है वो चढ़ेगा, पर आप भूमिधर ही रहोगे, क्योंकि 144 में तो है। 144 है, कल को आप उसे कहो कि नहीं मैं तो व्यक्ति के रूप में, तो 144 है, इसलिए वो हर खतौनी में चढ़ता रहेगा 143। अरे बाबा, हाई कोर्ट का जजमेंट होना जो है कानून को तो नहीं बदलने का ना। वहाँ जैसे आप 2026 आ रहा है, 2026 का जो आप नोटिफिकेशन कह रहे हैं, क्या ये वायलेट करेगा हाई कोर्ट को? एक क्यों नहीं करेगा, शासन आदेश है, उसी को देखते हुए तो शासन आदेश जारी हो गया। मैंने आपको बताया नहीं, मैंने जो आपको पुराना जजमेंट बताया, जब गवर्नमेंट भागने लगी तो 69 का जो नोटिफिकेशन आया, हमने 2C अमेंड कर दिया, तो गवर्नमेंट का राइट है। गवर्नमेंट ने आपको भेज दिया है नियम बना के लंबा चला। अब ऐसा है इतना आसान भी नहीं है, वो लंबा चौड़ा
दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये है, जब 143 हो जाता है वो उसका सबसेक्शन 3 कहता है कि ये चैप्टर 8 से बाहर ले जाएगा। जब चैप्टर 8 से बाहर ले जाएगा तो कौन सा लॉ इंग्लिश रजिस्ट्रेशन एक्ट आज की यूपी से लिया जाए। और दूसरा मेरा सवाल है कि यदि अब आ गया इसमें भी शर्तें लगाना भी गलत मान लिया ना, और इसी पे आ गया। दूसरा मेरा सवाल है, अगर अशिक्षक हो जाए तो अगर 143 की घोषणा हो जाए उसके बाद क्या म्यूटेशन कंटिन्यू किया जा सकता है? हाँ, 128 अभी देखते हैं 128 वो कंटिन्यू चलता रहेगा जब जितनी खतौड़ियाँ बनेगी, क्योंकि 144 पर है। हाँ, आज और कोई 143 होने के बाद क्या हरिजन की जमीन सामान्य जाति वाले को मिला बनेगा? भाई 2011 की जो ड्यूटी बताई है आपको, उसको ध्यान में रखते हुए भी ओपिनियन देना, क्योंकि वकील का काम जो है दिमाग में रखना है। मैं आपको 2011 की ड्यूटी नहीं है तो इससे ले लेना तारीख से बता दें। आठ ही 2011 बता देंगे, बता भाई हमारे यहाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रही है ना, फिर मैं सर्टिफिकेट कर दूँगा। सर हमारे यहाँ इंदरपुर में चकबंदी है शायद 1970 के आसपास, ठीक है। एक नोटिफिकेशन 71 में या 72 में आ गया था खत्म करने का, चकबंदी हो ही नहीं पाई थी, 72 में आ गया था। लेकिन जब म्यूटेशन के लिए जाते हैं इंदरपुर में तो डीडीसी से राय ली जाती है, वो कहते हैं जितनी जमीन की आज की डेट में कीमत है उतने कितने % आप जमा करेंगे, हो रहे इसके एवज लेके 2-2 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। ये तो भ्रष्टाचार के बारे में नहीं सर, भ्रष्टाचार नहीं। बाबा भ्रष्टाचारी तो है। अगर चकबंदी- दूसरी बात मैं बता रहा हूं, जब आपको पूरी तरह कानून पता तो लड़ते क्यों नहीं आप? मतलब लड़ाई है ना, वो तो हम लोग तो पैसा चाहिए। 143 का इतना लंबा थोड़ा दे दिया था। मेरी स्पीच सुनी होगी जिस दिन यहाँ हंगामा हो गया था, यही तो कहा कि 143 क्या है। एसडीएम लड़ रहा है कि मुझे पावर दो, इसकी जुडिशल मुझे मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? लाखों रुपए को। तो भी पैसे दे के आए ना सर। अब यही बात है, कानून को जब हम समझ जाएंगे तो तभी तो लड़ाई लड़ेंगे। कोई डरने वाली बात नहीं है। देहरादून में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना हुआ है। लेकिन वो नोटिफिकेशन मिलना भी तो महाभारत है, वो नोटिफिकेशन मिलना हमें तो अरे है। क्या बात मिलता ही नहीं मिलना का, जो मैंने आपसे सिंचाई कर दिया है, चले जाओ। मैं तुम्हें ये बता दूं, सेक्शन 4 का जो नोटिफिकेशन है गजट, लोग कहते हैं वो है ही नहीं, इसलिए जमीनें गवर्नमेंट में वैसे ही हुई, जैसे एप्लीकेबल नहीं हुआ। और जो वन विभाग की जो जमीनें हैं उसको भी कहा जाता है कि है ही नहीं नोटिफिकेशन। वन विभाग कहता है हमारे पास है ही नहीं नोटिफिकेशन, क्यों मिले हो गए सर? तो ये चीजें अलग है, कानून अलग है। हमें तो कानून को समझ के उसकी लड़ाई करनी है। हम तो ईमानदारी से लड़ने को तैयार है। ईमानदारी से लड़ोगे, एक भी 2 जगह 30 जाकर जीतोगे, हारोगे नहीं। पर नॉलेज कर लो, कानून को पढ़ लो, कहीं ना कहीं तो रास्ता निकलेगा। हम भी तो निकाल के जाते हैं, निकालना बड़ा आसान है। और कुछ सर आपके द्वारा जो ये उद्बोधन और आपका जो अनुभव हमारे साथ आपने शेयर करा है उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि आज एक्चुअली में जो जब आपने स्टार्ट करा तो हम सारे इतने ज़्यादा उसमें हम लोग बोलते हैं ना कि हमने सारा अपना ध्यान उसमें केंद्रित कर दिया कि हमें समय का भी पता नहीं चला। तो समय की बहुत कमी है अभी, और ये विषय बहुत बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ्यूचर में हमें दोबारा एक और सर का जो लेक्चर है वो रखना चाहिए। वैसे स्वाध्याय मंडल हमारा हर मंथ चलेगा और मोस्ट प्रॉब्ली हर सेकंड फ्राइडे हमारा 3:30 बजे, तो हम लोग जो भी सूचना होगी बाद के द्वारा दे दी जाएगी। रेस्ट बचे हुए जो अभी टॉपिक्स हैं जो हमारे रेवेन्यू लॉ से रिलेटेड है, कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले जो हमारे स्टडी सर्कल हो उसमें हम इन्हें कराएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद इसके भी कि आपने आई थिंक एक जब से आप आए तब से आपने खड़े होकर लेक्चर दिया है, और आपकी एज इतनी ज्यादा है और आप देखा जाए तो हम सबसे यंग आप हैं इस समय। तो एक जोरदार तालियां इसके साथ कंटिन्यू हो जाए।
और इसी क्रम में मेरा सभी से निवेदन है, 10 मिनट और मैं आप सबके समय के लूंगी। इसमें हमारी एक अधिवक्ता परिषद की एक न्याय प्रवर्ती मैगजीन चलती है। इसमें जितने भी यहाँ पे अधिवक्ता बैठे हैं, चाहे वो सीनियर है, जूनियर है, नए कोई लॉ स्टूडेंट है, ये न्याय प्रभा की एक हमारी मैगजीन चलती है। इसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है हमारा 3 इयर्स का भी है और 9 इयर्स का भी है, जिसमें आई थिंक जो इन्फॉर्मेशन है आप रोहित श्रीवास्तव से ले लीजिएगा। इसमें हम करते क्या है कि जो भी आपके लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं या कोई ऐसे सोशल टॉपिक्स हैं, आप इसमें एक वेबसाइट दी है, उसमें आप अपने वो अपलोड कर सकते हैं और सेलेक्ट होके वो इस मैगजीन में आएंगे। आई थिंक पहले भी मैंने मंच से ये चीज़ बताई है, तो मेरा सबसे निवेदन है कि न्याय प्रभा लीजिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष सचिव व हमारे उपाध्यक्ष जी एवं हमारे राष्ट्र अधिवक्ता परिषद के जो मेंबर हैं राजेश गर्ग जी, इससे निवेदन करूंगी कि हमारे जो मुख्य वक्ता रहे हैं, इन्हें आज के इस जो उन्होंने अपना अनुभव और ज्ञान हमारे लिए बांटा है और इस सभा को हमेशा हम याद रखेंगे, तो एक मोमेंटो हम उन्हें भेंट कर रहे हैं, रामचरित मानस हम उन्हें दे रहे हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि कृपया करके आप मंच पर आए और सर को वो मोमेंटो भेंट करें। इसी क्रम में मैं अपने अध्यक्ष बार एसोसिएशन देहरादून से निवेदन करूंगी कि वो आए और अपना वोट ऑफ थैंक्स दें। धन्यवाद। मंच का संचालन कर दिया मंच लक्ष्मी प्रसाद जी, मंच पे आसीन हमारे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे गुरु रविंद्र शर्मा जी, हमारे पार्षद सम्मानित सचिव साहब, सम्मानित अधिवक्ता, धन्यवाद दूंगा रविंद्र शर्मा जी को, इन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे सभी सम्मानित अधिवक्ताओं को जो रेवेन्यू का जो ज्ञान है, उसमें कुछ उनको लगता था कि इस वाले एक्ट में क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, उसका जो आज हमारे सभी साथी अधिवक्ताओं को, चाहे वो 143 को लेकर के हो, चाहे मेटूल मिलन को लेकर के हो, जो ज्ञान दिया, मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे सभी सामान्य अधिवक्तागण उसका फायदा उठाएंगे और अपने अपने जो केसेस हैं उनमें जो आज आपने ज्ञान दिया है उसका जरूर लाभ मिलेगा। और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी जो और टॉपिक्स हैं, कभी सिविल में, कभी क्रिमिनल में, उन टॉपिक्स पे हम जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं, जो हमारे जुडिशरी के अधिकारीगण हैं, इन फ्यूचर में हम उन्हें भी लाएंगे, चाहे जज साहब हो चाहे और अन्य अधिकारी हों, उन्हें भी हम यहाँ इन्वाइट करेंगे और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथी अधिवक्ताओं को इस एक्ट के बारे में बताएं। आपका पुनः आपने अपना कीमती समय दिया और हमें जो ज्ञान दिया उसके लिए पार्षद की तरफ से मैं गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों का विराम देता हूँ, क्योंकि आपने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान की वजह से इतनी देर तक लोग बैठे रहे, वरना 4:30 बजे के बाद अधिवक्ता यहाँ रुकता नहीं है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद सर। और इसी क्रम में आज हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान करेंगे और इस सभा का समापन करेंगे। Amen.
भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे। आप सभी का धन्यवाद।